हेलो फ्रेंड्स, आजकल तो इंटरनेट सब चलाता है। क्या आपको पता है इंटरनेट का जन्म कैसे हुआ और कब हुआ? आज हम बताएंगे इंटरनेट के जन्म के लेकर पूरी कहानी। इंटरनेट आज एक ऐसी चीज बना हुआ है जो दुनिया के लगभग हर एक कोने में पहुंच चुका है। छोटे से लेकर बड़ा काम आज इंटरनेट के माध्यम से ही संभव हो पाता है। आप अभी हमारे इस वीडियो को देख रहे हो, ये भी इंटरनेट के माध्यम से ही चल रहा है। गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब, ये सभी बिना इंटरनेट के नहीं चल पाते। इतना ही नहीं, रेलवे टिकट बुकिंग से लेकर ऑनलाइन शॉपिंग तक लोग इंटरनेट पर ही निर्भर है। इंटरनेट ही वो साधन है जिसके बदौलत हम और आप मीलों दूर बैठे लोगों तक अपना संदेश पहुंचा सकते हैं और संदेश प्राप्त कर सकते हैं। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि आज के समय में पूरी दुनिया लगभग इंटरनेट पर निर्भर हो चुकी है और इंटरनेट के बिना अब हमारा जीवन अधूरा है। अब बहुत से लोगों के मन में अब सवाल उठता होगा कि ये इंटरनेट काम कैसे करती है, ये आपके घरों तक आता कैसे है, इसकी शुरुआत कैसे हुई और इसका मालिक कौन है। आज के समय में लोग एक दिन खाना खाए बगैर रह सकते हैं, लेकिन बिना इंटरनेट के एक मिनट भी नहीं रह पाते। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि इंटरनेट क्या है और कैसे काम करता है। इंटरनेट एक ग्लोबल नेटवर्क है जो कि कई सारे कंप्यूटर्स और इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेज को एक दूसरे से जोड़ता है। इंटरनेट की सहायता से दुनिया के किसी भी कोने में मौजूद कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ बड़ी आसानी से डेटा का आदान प्रदान कर सकते हैं। आज की दुनिया में इंटरनेट एक बेहतरीन संचार का साधन बन चुका है जो कि अलग अलग प्रकार के संचार उपकरणों को चलाने में मदद करता है। तो अब आप समझ चुके होंगे कि इंटरनेट आखिर होता क्या है। तो चलिए अब समझते हैं कि ये कब और कैसे शुरू हुआ। इंटरनेट के आइडिया की शुरुआत होती है साल 1957 से, जब रूस ने दुनिया का पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट स्पुतनिक को सफलतापूर्वक लॉन्च किया था। और रूस ने ये तब किया जब कोल्ड वॉर चल रहा था। इसके बाद मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी MIT के साथ मिलकर युद्ध जैसे हालातों से निपटने के लिए एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी यानी ARPA की स्थापना की। बाद में इसका नाम बदलकर DARPA रख दिया और आज इसे इसी नाम से जाना जाता है। DARPA ने रिसर्च करके ARPANET नाम का एक कम्युनिकेशन सिस्टम बनाया। इसे बनाने का मुख्य उद्देश्य US की सेना को गुप्त रूप से एक जगह से दूसरी जगह संदेश भेजना था, जिसकी जानकारी किसी और को ना हो सके। इसके बाद DARPA के ही दो सदस्यों बिंट कियर और रॉबर्ट ए कॉन ने DARPA के लिए TCP यानी AIP प्रोटोकॉल बनाया। इसके बाद साल 1980 के समय नेशनल साइंस फाउंडेशन यानी NSF ने एजुकेशन और रिसर्च के लिए NSFNet नाम का एक नेटवर्क बनाया और फिर बाद में इसे ARPANET के साथ जोड़ दिया गया और फिर इसका नाम इंटरनेट रखा गया। शुरुआत में इंटरनेट एक प्राइवेट नेटवर्क हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे वक्त के साथ इसने विशाल नेटवर्क का रूप ले लिया। डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स यानी DOI ने सरकार की मदद से EARNet यानी एजुकेशनल रिसर्च नेटवर्क की स्थापना की, जिसके मुख्य उद्देश्य शिक्षा और शोध के लिए स्टूडेंट्स को जरूरी जानकारियां उपलब्ध कराना था। शुरुआत में इसे IISc बेंगलुरु, 5 IIT जो कि दिल्ली, बम्बई, कानपुर, खड़गपुर और मद्रास थे जैसे बड़े बड़े संस्थानों से इसे जुड़ा गया। उसके बाद 14 अगस्त 1995 को उस समय की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी विदेश संचार निगम लिमिटेड यानी BSNL ने इंटरनेट को आम नागरिकों के लिए लॉन्च कर दिया, जिसके बाद देश के बड़े बड़े शहरों जैसे कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु के लिए डायल अप कनेक्शन के जरिए इंटरनेट एक्सेस किया जा सकता था। हालांकि शुरुआत में इसकी स्पीड काफी कम हुआ करती थी, लगभग 9.6 KB पर सेकेंड की स्पीड से इंटरनेट चलता था। भारत में इंटरनेट आने के बाद शुरू में कई तरह के हार्डवेयर नेटवर्किंग आते थे, लेकिन इसके बाद BSNL इंटरनेट लॉन्च होने के सिर्फ 6 से 8 महीने के अंदर ही इससे 10,000 सब्सक्राइबर जुड़ गए थे, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। इसके बाद साल 2000 में BSNL की स्थापना के 4 साल बाद गवर्नमेंट ने ब्रॉडबैंड पॉलिसी बनाई, जिसके बाद से ब्रॉडबैंड इंडस्ट्री में बहुत तेजी से विकास होने लगा। लेकिन फिर भी वायरलाइन टेक्नोलॉजी होने के कारण काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। लेकिन ये समस्या भी दूर हो गई जब सरकार ने 3G और 4G स्पेक्ट्रम की नीलामी शुरू की और फिर वायरलेस ब्रॉडबैंड की शुरुआत हो गई। फिर साल 2012 में एयरटेल ने 4G सर्विस की शुरुआत कर दी। उसके बाद दूसरी प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों ने भी इसी रास्ते पर चलना शुरू कर दिया
और साल 2016 में मुकेश अंबानी ने रिलायंस जियो को लॉन्च करके देश भर की टेलीकॉम कंपनियों को एक बड़ी टक्कर दे दी और हम इसे इंटरनेट की दुनिया में भारत का स्वर्णिम युग कह सकते हैं। रिलायंस जियो ने 2G और 3G को छोड़कर सिर्फ 4G सर्विस पर ध्यान दिया, जिसमें हाई स्पीड इंटरनेट मिलता था। और आपको यह जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ एक ही महीने में जियो ने 16 मिलियन सब्सक्राइबर बनाकर एक इतिहास रच दिया, जो कि पूरे वर्ल्ड में किसी भी टेलीकॉम कंपनी के लिए ऐसा कर पाना मुश्किल था। और आज भारत दुनिया भर में इंटरनेट उपयोग करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। चलिए अब देखते हैं कि आखिर इंटरनेट काम कैसे करता है। दोस्तों आप देखते होंगे कि जब भी आप google.com या YouTube ओपन करते हैं तो कुछ ही सेकंड्स में ये वेबसाइट या ऐप खुल जाते हैं, जबकि इनके सर्वर हमसे हजारों किलोमीटर दूर होते हैं, फिर भी ये हमारे पास तक महज कुछ ही सेकंड्स में उपलब्ध हो जाते हैं। आखिर कैसे? दरअसल ये संभव हो पाता है AISP यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की वजह से। दरअसल इंटरनेट को यूजर्स तक पहुंचाने का काम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर यानी AISP का होता है। AISP ही पूरी दुनिया में इंटरनेट की सुविधाएं प्रदान कराती है। AISP एक संस्था के रूप में कार्य करती है और इस संस्था में बहुत सी कंपनियां काम करती है। सरल भाषा में कहे तो यदि आपको कभी भी अपने घर या ऑफिस के लिए इंटरनेट की आवश्यकता होती है तो आप जिस कंपनी से इंटरनेट कनेक्शन लेते हैं उस कंपनी को इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कहा जाता है। भले ही आपके पास कंप्यूटर या लैपटॉप हो एंड नेटवर्किंग के लिए एक राउटर हो, फिर भी आप AISP के कनेक्शन के बिना इन उपकरणों में इंटरनेट का उपयोग नहीं कर सकते। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कुछ पैसे लेकर केबल, ऑप्टिकल फाइबर या वाईफाई के द्वारा इंटरनेट की सेवा उपलब्ध कराते हैं। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि आपके पास मौजूद किसी भी डिवाइसेस को इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए AISP एक गेटवे की तरह काम करता है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर 3 लेवल्स में काम करते हैं, Tier 1, Tier 2 और Tier 3। Tier 1 AISP ये सबसे हाई लेवल का AISP है, क्योंकि इंटरनेट को यूजर्स तक पहुंचाने का पहले लेवल का काम यही AISP करती है। इनके द्वारा ग्लोबल लेवल पर इंटरनेट कनेक्शन प्रदान करने के लिए समुद्र के नीचे से ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई जाती है। ऑप्टिकल फाइबर केबल्स बाल से भी पतली होती है, जिन्हें मजबूती प्रदान करने के लिए सबसे ऊपर वाटरप्रूफ लेयर के साथ अन्य प्रकार की लेयर्स भी लगाई जाती है। ये ऑप्टिकल फाइबर केबल्स लाइट की स्पीड से डेटा को ट्रांसफर करती है, जिन्हें समुद्री जहाजों की मदद से समुद्र के नीचे बिछाया जाता है। अब यहाँ पर एक सवाल सामने आता है कि अगर यह फाइबर केबल किसी तरह से टूट जाए या बेकार हो जाए तो इसका क्या सोल्यूशन है? वैसे तो इन्हें इतनी सावधानी से बिछाया जाता है कि इनके टूटने या खराब होने की संभावना बहुत ही कम रहती है, लेकिन फिर भी बैकअप के लिए एक और एक्स्ट्रा केबल बिछाई जाती है, जो कि उस खराब हुए केबल के बाद डेटा को ट्रांसफर करती है और यह बताती है कि केबल कहाँ से खराब या टूटी हुई है। फिर खराब केबल को ठीक किया जाता है। Tier 1 की कंपनियां खुद से यूजर्स तक इंटरनेट नहीं पहुंचाती, बल्कि ये Tier 2 कंपनीज को रेंट पर देती है। अगर भारत की बात करें तो टाटा, भारती, रिलायंस कुछ ऐसी कंपनीज है जो Tier 1 के तौर पर काम करती है। Tier 2 AISP वो सर्विस प्रोवाइडर है जो Tier 1 इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से इंटरनेट खरीदते हैं। Tier 2 AISP देश के अलग अलग क्षेत्रों में इंटरनेट पहुंचाने का काम करती है। यदि इन्हें किसी दूसरे देश के इंटरनेट से जुड़ना है तो Tier 1 AISP से कनेक्ट करती है। भारत में जियो, एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, BSNL ये कुछ प्रमुख Tier 2 AISP कंपनी है। Tier 3 AISP से Tier 2 से इंटरनेट खरीदते हैं और आपके घरों या दफ्तरों में इंटरनेट सेवा प्रदान करते हैं। Tier 3 इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के खुद के नेटवर्क नहीं होते हैं, बल्कि यह लोगों को इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए Tier 2 के नेटवर्क का उपयोग करते हैं। भारत में HCTEL, MTN, SIT, iCable, स्पेक्ट्रा, गीगाटेल नेटवर्क्स जैसी कुछ कंपनीज है जो इंटरनेट से संबंधित सेवाएं प्रदान करती है। दोस्तों, इंटरनेट एक विशाल नेटवर्क है जो कि कई सारे नेटवर्क और इंफ्रास्ट्रक्चर से मिलकर बना है। इस वजह से कोई एक व्यक्ति या संस्था इंटरनेट का मालिक नहीं है। वहीं दूसरी तरह हम ये भी कह सकते हैं कि इंटरनेट के बहुत सारे मालिक हैं, क्योंकि इंटरनेट को चलाने के लिए कई सारी चीजों जैसे ऑप्टिकल केबल, IP एड्रेस, डोमेन नेम, राउटर, इंटरनेट टावर जैसी कई चीजों की आवश्यकता होती है और इन चीजों के मालिक अलग अलग हो सकते हैं। मार्केट में ऐसे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जो इंटरनेट के कई सारे
स्टैंडर्ड्स को निर्धारित करती है, लेकिन पूरे इंटरनेट पर उनका भी अधिकार नहीं है। ये कहना गलत नहीं होगा कि एक कंपनी या एक देश की सरकार इंटरनेट पर किसी तरह अधिकार का दबाव नहीं कर सकता। तो दोस्तों, ये थी इंटरनेट से जुड़ी कुछ जानकारी जो आपको जरूर पसंद आई होगी। पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें।